worst suffering any human can go through is to lose your child. कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि डबल मर्डर हो चुका है इसमें। किसने किया है मर्डर? आई डोंट नो। मर्डर किसने किया है सर? अब लास्ट पार्ट में तुम लोगों ने देखा कि पुलिस को तलवार के टेरेस पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड एज यू ऑल नो कि राजेश और नूपुर तलवार दोनों हरिद्वार जा रहे थे आरुषि की अस्थियां विसर्जन करने के लिए। एंड घर पर सिर्फ राजेश का भाई दिनेश तलवार ही था जो कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए दिनेश राजेश को कॉल कर उन्हें वापस बुला लेता है। राजेश और नुपुर आरुषि की अस्थियों के साथ वापस आते हैं एंड नुपुर बार बार यही कह रही थी कि वो आरुषि को इस बिल्डिंग में वापस नहीं लेकर जाना चाहती। राजेश तलवार को टेरेस पर उस बॉडी के पास लेकर जाया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड राजेश तलवार उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने से मना कर देते हैं। एंड पुलिस को हल्का सा डाउट होता है कि कहीं ये बॉडी हेमराज की तो नहीं। इसीलिए पुलिस हेमराज के दोस्तों को उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाती है। एंड हेमराज के दोस्त उस बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो बॉडी हेमराज की होती है जो कि तलवार के टेरेस से मिलती है। इस क्राइम के मेन सस्पेक्ट की डेड बॉडी मिलने से इस केस का पूरा एंगल ही चेंज हो गया। हेमराज मर चुका था, लेकिन तुम्हें एक बात ऑड नहीं लगी कि राजेश ने हेमराज को पहचानने से साफ मना कर दिया। एक बात बताओ, तुम जिसके साथ इतने सालों से रहते हो, जिसे तुम रोज देखते हो, क्या तुम इसे पहचान नहीं पाओगे? राजेश को थोड़ा तो आइडिया हो जाना चाहिए था उसके कपड़े देखकर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर, लेकिन उसने बिल्कुल ही मना कर दिया, विच रेज सस्पिशंस। अब पुलिस को टेरेस में हेमराज की बॉडी के अलावा भी और काफ़ी सारे एविडेंस मिले जिनको लेकर पुलिस ने काफ़ी नेग्लिजेंसी शो करी। अब टेरेस की दीवार पर पुलिस को एक ब्लड का हैंड प्रिंट मिला और हेमराज की बॉडी के साइड में एक शू प्रिंट था जिनकी बस फोटो खींची गई और ना कोई डीएनए एविडेंस, ना कोई ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया। उस हैंड प्रिंट के पार्ट को पूरे 14 दिन बाद दीवार से काटा गया एंड उन 14 दिन के बीच में वो एविडेंस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था धूप और बारिश की वजह से। और पुलिस भी हेमराज की बॉडी को ज़रा भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी को बिना स्ट्रेचर के एकदम ऐसे खींच कर लेकर जा रहे थे। उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि हाँ, ये तो बस एक नौकर है जो कि मर गया है। इसके बाद हेमराज की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। हेमराज की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है एंड उस पर यह लिखा था कि हेमराज की डेथ भी आरुषि की ही तरह ब्लड क्लॉट की वजह से हुई थी। एंड उसकी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि हेमराज को तलवार के घर के अंदर मारा गया है एंड बाद में उसकी बॉडी को टेरेस पर लाया गया है। एंड उसकी डेथ 12 से 2 के बीच में हुई थी, सेम एज आरुषि। अब पुलिस के पास मेन क्वेश्चन ये था कि अगर हेमराज ने आरुषि को नहीं मारा, देन हु वाज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? अब पुलिस एंड सभी लोग अपनी अपनी थ्योरीज बना रहे थे एंड तभी पुलिस को विष्णु शर्मा के बारे में पता चलता है जो कि हेमराज से पहले तलवार का हाउसकीपर था। एक बार विष्णु शर्मा जब अपने घर नेपाल जा रहा था तब वो हेमराज को टेम्परेरीली तलवार का घर संभालने के लिए वहाँ पर रख कर गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो तलवार लाइक्ड हेमराज बेटर फॉर द जॉब एंड उन्होंने हेमराज को ही परमानेंटली अपना हाउसकीपर रख लिया। एंड पुलिस थॉट कि आउट ऑफ जेलेसी ही किल्ड हेमराज एंड आरुषि। लेकिन ही हैड एन एलिबाई कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो नेपाल में ही था एंड पुलिस वाज बैक टू स्क्वायर वन। When the police was not left with any suspect, उन्होंने अपनी ही थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी एंड दे केम अप विद 3 थ्योरीज। एंड मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये तीनों थ्योरीज जो थी ये बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हाँ, तो फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग गुरुचरण जो कि इस केस के मेन ऑफिसर थे, उन्होंने एक स्टोरी बिल्डअप करी विच शूक द होल नेशन एंड इट गोज लाइक कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार डाला। गुरुचरण accused राजेश तलवार of the murder of
आरुषि एंड हेमराज। उसका कहना ये था कि राजेश हैड एन अफेयर इन हिज ऑफिस विद समवन which was none other than his business partner अनीता तोरन। एंड आरुषि को अनीता और राजेश के अफेयर के बारे में किसी तरह पता चल गया था एंड उसने ये सब हेमराज को बता दिया था। आरुषि काफ़ी सेफ फील करती थी, काफ़ी कंफर्टेबल फील करती थी हेमराज के साथ, इसीलिए वो अपनी बातें डिस्कस और शेयर किया करती थी उसके साथ। एंड दे बिकेम वेरी क्लोज एंड दे हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप। 15 मई की रात को भी कुछ ऐसा ही होता है। सबके सो जाने के बाद हेमराज आरुषि के रूम में जाता है, लेकिन तभी राजेश भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो उन दोनों को एक गलत स्टेट में देख लेता है एंड वो गुस्से में अपने रूम में जाता है और वहाँ से अपना गोल्फ क्लब लेके आता है और सबसे पहले हेमराज के सर पर मारता है एंड उसे वहीं पे मार डालता है। एंड जब आरुषि पुलिस को सब बताने की धमकी देती है तो वो उसे भी उसी गोल्फ क्लब से मार डालता है। जब ये न्यूज़ लोगों को पता चली तो इट रेज्ड मेनी क्वेश्चंस एंड एवरीवन वाज शॉक्ड टू हियर दिस स्टोरी। क्या एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है? एंड लोग गुरुचरण से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने आरुषि की इंटीमेसी वाला जो एलिगेशन लगाया था वो बिना किसी प्रूफ के था। एंड एक इंटरव्यू में उसने आरुषि को कैरेक्टरलेस भी कहा था। नहीं, तुम यार खुद सोचो कि एक 12 साल की लड़की एक 50-60 साल के आदमी के साथ, इट शोज़ कि उस आदमी की सोच, उसकी थिंकिंग कितनी घटिया थी। पुलिस के पास और कोई भी सस्पेक्ट ना होने की वजह से राजेश तलवार को 23 मई को अरेस्ट कर लिया गया। राजेश तलवार वॉज रिलीज्ड ऑन 11 जुलाई ऑन बेल एंड इसके बाद ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया टू द ऑफिसर अरुण कुमार। अब जो सेकंड स्टोरी है वो सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब जैसे तुम्हें याद होगा कि राजेश और नुपुर ने आरुषि को एक कैमरा दिया था और जब वो कैमरा फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया तो उससे ये पता चला कि उस कैमरे से कुछ फोटोज जो हैं वो डिलीट हुई है, विच रेज सस्पेशंस ऑन तलवार। और एक और चीज़, जो आरुषि का रूम था वो तलवार के बिल्कुल ऑपोजिट था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, विच अगेन रेज सस्पेशंस ऑन तलवार। इस पर राजेश और नुपुर का ये कहना था कि उनका जो एसी था वो काफ़ी पुराना था और वो बहुत आवाज़ करता था, इसीलिए बाहर की कोई भी आवाज़ उनके कमरे में नहीं आती थी, जिसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया। लिविंग रूम में एक स्पून और काफ़ी लाउड म्यूज़िक बजाया गया एंड एसी को ऑन करा गया, लेकिन उनके कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब पुलिस को कृष्णा के बारे में पता चलता है, जो कि तलवार के क्लिनिक में एक हेल्पर था। 13 मई को कृष्णा से काम में कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से राजेश तलवार ने कृष्णा को सबके सामने काफ़ी गुस्सा किया एंड उसकी इंसल्ट करके उसको जॉब से निकाल दिया। एंड जाते जाते कृष्णा राजेश को जान से मारने की धमकी देकर गया था। कृष्णा का मल्टीपल टाइम्स लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि वो बार बार सेम ही स्टोरी रिपीट कर रहा था जो कि गुरुचरण ने बताई थी। अब सीबीआई ने सेकंड स्टोरी ये बनाई कि देयर वर मल्टीपल पीपल इन हेमराज रूम। राजकुमार तलवार के पार्टनर्स का हाउस सर्वेंट था। राजकुमार, हेमराज और कृष्णा तीनों दोस्त थे और उस रात वो हेमराज के कमरे में ही बैठकर पी रहे थे। उनकी अल्कोहल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हेमराज राजेश की वाइन कलेक्शन में से वो स्कॉच की बोतल निकालता है और वो लिविंग रूम में ही पीना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद राजकुमार और कृष्णा आरुषि के कमरे में जाते हैं और उसको असॉल्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो रेजिस्ट करती है तो वो एक खुरकी से उसका गला काट देते हैं। ये सब देखकर हेमराज काफ़ी डर जाता है एंड वो उसको ज़बरदस्ती टेरेस पर लेकर जाते हैं एंड उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इससे मना करता है तो वो उसी खुरकी से उसका भी गला काट देते हैं। बाद में सीबीआई ने एक और हाउसकीपर को अरेस्ट किया जो कि हेमराज का ही दोस्त था एंड चारों सस्पेक्ट के साथ ये सेम स्टोरी इंडिविजुअली रिवाइज करी। सीबीआई ने सबको रिड्यूस सेंटेंस का भी ऑफर दिया, लेकिन सबका यही कहना था कि वो सब इनोसेंट है। कृष्णा का नार्कोस टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने ये सेम स्टोरी रिपीट करी कि राजेश ने ही आरुषि और हेमराज का मर्डर किया है एंड उसने ये भी कहा कि किसी ने सीबीआई को रिश्वत दी है कि वो सारा ब्लेम कृष्णा पर डाल दे। आरुषि को क्यों मारा?
वजह क्या है उसको मारने का? ये हेमराज ने गलत करने का क्या? हेमराज ने आकर गलत करने की कोशिश करी और उसको भी मार दिया। जब उन्होंने बोला था मेरे को मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था। किसने बोला था? अजय साहब ने बोला था। पर मैंने उस दिन मैं सीधे साधे मैं घर पे आया, अपने घर पे आकर सो गया हूँ, तो मेरी क्या गलती है मैम उसमें बता? वजह क्या हो सकता है हेमराज को मारने का? मैम इन दोनों में आपस में इलीगल थे ही। क्या इलीगल रिश्ते थे इन लोगों में, अनिता दुरानी में और उसमें। हाँ ठीक है, तो क्या पता ये दिन उसने भी देख लिया। किसने? डॉक्टर सरदार की बेटी ने भी देख लिया। हाँ तो सीबीआई को कृष्णा पर पूरा डाउट था, इसीलिए उन्होंने उसका रूम चेक करा एंड वहाँ से उन्हें एक पिल्लो कवर और एक खुरकी मिली जिस पर खून लगा हुआ था। जब वो दोनों उन्होंने फोरेंसिक टीम के पास भेजे तो उससे ये पता चला कि वो खून हेमराज का ही था, लेकिन कृष्णा हैड एन एलिबाई कि उस रात वो घर पर ही था। कृष्णा की फैमिली ने सीबीआई को स्टेटमेंट दी कि कृष्णा उस पूरी रात घर पर ही था, लेकिन बाद में इट टर्न्ड आउट कि कृष्णा रात के 10 बजे घर के बाहर गया था एंड सुबह 3 बजे के अराउंड वापस आया था। कृष्णा ने शायद घर आकर अपने आप को साफ किया होगा, जो भी खून वगैरह लगा होगा, एंड उसने सारे एविडेंस छुपाए होंगे, लेकिन उससे एक गलती होगी कि वो अपना हेमराज का पिल्लो कवर अपने साथ लेकर आ गया। फाइनली सीबीआई हैड अ कल्प्रेट इन देयर कस्टडी, लेकिन तभी फोरेंसिक टीम से कुछ ऐसी गलती होती है which was totally unacceptable. अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तलवार फैमिली एक अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी एंड इस केस में भी काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल लोगों के नाम जुड़ रहे थे, इसीलिए एविडेंस का गुम हो जाना या फिर क्राइम सीन के साथ टेम्पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसा ही कुछ हुआ उस पिल्लो कवर के साथ जो कि कृष्णा के रूम से मिला था, जिसमें हेमराज का खून लगा हुआ था। जो पिल्लो कवर हेमराज के रूम से मिला था उसे सैंपलिंग के लिए फोरेंसिक में भेजा गया, लेकिन उनसे लेबलिंग में एक गलती हो गई। उन्होंने उसे कृष्णा के रूम के सैंपल की जगह हेमराज के रूम का सैंपल मेंशन कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल तुम चाहते हो कि कुछ ऐसी गलती हो। जब कृष्णा के लॉयर्स उसके साथ थे, इस सेम रिपोर्ट को 2 बार सैंपलिंग के लिए भेजा गया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, एज इफ कि वो चाहते ही थे कि उस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो। सीबीआई हैड वन एविडेंस एंड वो फोरेंसिक टीम की गलती की वजह से उन्हें कृष्णा को छोड़ना पड़ा। अब सीबीआई की एक और टीम फॉर्म होती है विच वॉज लेड बाय एजीएल कॉल, एंड अकॉर्डिंग टू कॉल राजेश तलवार वॉज इनोसेंट एंड नूपुर वॉज द मास्टरमाइंड। अब कॉल ने अभी तक के जितने भी एविडेंस थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिया और इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करा। अब कॉल की थ्योरी सुनने से पहले हम कुछ एविडेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। तो 15 मई की रात को 4 लोग थे एंड सुबह 6 बजे तक उनमें से सिर्फ 2 ही बचे थे। आरुषि और हेमराज दोनों के फोन्स मिसिंग थे, विच वॉज वियर्ड क्योंकि घर से और कुछ भी गायब नहीं था। आरुषि के बेडरूम में सिर्फ आरुषि का ही डीएनए सैंपल मिला था, उसी के ब्लड सैंपल्स मिले थे, एंड उसके बेड पर जो उसका टॉयज और स्कूल बैग था वो ऐसे रखा गया था जिससे कि साफ साफ पता चल रहा था कि ये क्राइम सीन बिल्कुल एक सेटअप है। और राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार ने भी फोरेंसिक टीम को ये कहा था कि आरुषि के फिजिकल स्टेटस का कहीं पे भी मेंशन नहीं होना चाहिए। अब कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, कॉल आरुषि के मर्डर के पीछे नहीं बल्कि उसकी फैमिली के पीछे गए, एंड उस रात उस घर में बाहर से कोई भी नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने नूपुर तलवार पर शक करना शुरू कर दिया। कॉल का ये मानना था कि अफेयर की जितनी भी एलिगेशंस जो राजेश तलवार पर लग रही थी वो सब झूठ है। वो ये मानते थे कि शायद राजेश तलवार ने ही आरुषि और हेमराज का मर्डर किया है, लेकिन इस सब की प्लानिंग करी थी नूपुर तलवार ने। In other words, नूपुर तलवार was using राजेश as a puppet। इसीलिए कॉल ने नूपुर के एक फ्रेंड अजय को उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाया, लेकिन अजय को बाद में ये रियलाइज हुआ
कि कॉल उनसे उनके फ्रेंड के अगेंस्ट ही गवाही दिलवाना चाहते हैं। कॉल ने अजय को ये कन्विंस कर दिया कि उस रात घर में बाहर से कोई भी नहीं आया था एंड राजेश और नुपुर ने ही आरुषि और हेमराज का मर्डर किया है। अब कॉल की स्टोरी भी गुरुचरण की स्टोरी से मिलती थी, लेकिन इस बार इस स्टोरी में ऐड ऑन ये थे कि राजेश ने नुपुर के कहने पर दोनों आरुषि और हेमराज का मर्डर किया एंड उसके बाद उन्होंने सुबह होने तक का वेट किया ताकि उनकी मेड उनके लिए गवाही दे सके। उसके बाद उन्होंने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करा उसकी इमेज बचाने के लिए एंड इसीलिए दिनेश तलवार ने भी ये अपील करी थी कि सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंसेस को काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी थर्ड टीम भी कुछ नहीं कर पाई एंड तलवार्स का फिर से नार्कोस और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ जिसमें दोनों राजेश और नुपुर पास हो गए एंड फिर सीबीआई की थर्ड टीम इस केस को कोर्ट में लेके जाती है दो देयर वाज लैक ऑफ एविडेंस एंड कोर्ट में हेमराज के पिलो कवर वाला एविडेंस भी प्रेजेंट किया जाता है एंड वहाँ पे तलवार्स को उस गलती के बारे में पता चलता है जो कि फोरेंसिक टीम से हुई है, जिसे सुनकर दिनेश तलवार काफी गुस्सा हो जाते हैं। मैं अपने भाई को वापस लाया हूँ कि जानवरों के पास लाया हूँ। दिनेश जी क्या हो रहा है? दिनेश जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो देखो आप क्या कर रहे हैं। ऐसे मत करिए, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और आप क्या कर रहे हैं? मैं विनती करता हूँ ऐसे मत। 2012 में कॉल मेड द केस अगेंस्ट तलवार्स इन गाजियाबाद हाई कोर्ट एंड एविडेंसेस वर प्रेजेंटेड। फर्स्ट एविडेंस वाज कि जो वाईफाई राउटर था उसमें रात के 3:20 पर एक्टिविटी शो हुई थी एंड उसके बाद वो बंद हो गया था एंड फिर सुबह के 6 बजे वो फिर से अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इस पर तलवार्स ने काउंटर स्टेटमेंट ये दी कि शायद पावर कट की वजह से वो वाईफाई राउटर अपने आप ऑफ हो गया हो, लेकिन सीबीआई प्रूव्ड कि उस रात उनके एरिया में पावर कट नहीं हुआ था। सेकेंड एविडेंस वाज गिविंग द की टू भारती एज एन एक्ट टू बाय टाइम। नुपुर ने भारती मंडल को घर की चाबी दी थी, लेकिन जो वो डोर था वो 2-वे डोर था, मतलब वो अंदर और बाहर दोनों से अनलॉक किया जा सकता था एंड जब भारती ने उस दरवाजे को बाहर से धक्का दिया था तो वो बिना किसी चाबी के ही खुल गया था एंड द कोर्ट बिलीव्ड कि शायद उस टाइम राजेश और नुपुर एविडेंस छुपा रहे हो एंड उसी टाइम भारती वहाँ पर आ गई है, इसीलिए उन्होंने ये एक्ट किया। तलवार्स के पास इसके अगेंस्ट कोई भी काउंटर स्टेटमेंट नहीं थी। थर्ड एविडेंस वाज कि आरुषि और हेमराज दोनों के ही फोन्स मिसिंग थे, जिसमें शायद तलवार्स के अगेंस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस था, इसीलिए उन्होंने वो फ़ोन गायब कर दिए एंड उस रात उस घर में उन दोनों के अलावा भी और कोई नहीं था, इसीलिए पूरा शक ही तलवार्स पर जा रहा था। फोर्थ स्टेटमेंट वाज राजेश ने आरुषि की क्रिमिनेशन के एकदम बाद अपना घर क्लीन करवाया था एंड एज कि वो एक क्राइम सीन था, इट वॉज टेकन एज एन एक्ट टू टेम्पर विद द एविडेंस। राजेश मेड अ काउंटर स्टेटमेंट सेइंग दैट कि उसने पुलिस को पूछकर ही ऐसा करवाया है, लेकिन पुलिस डिनाइड फ्रॉम इट। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टिमनी वाज गिवन बाय भारती मंडल। भारती ने कोर्ट के सामने ये कहा कि वो बस यही कह रही है जो तलवार्स ने उसे बोलने के लिए कहा है, विच मेड द केस अगेंस्ट तलवार्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग। ये केस पूरे 10 साल तक चला एंड आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। 26 नवंबर 2013 को कोर्ट made a statement against Talwars and sentenced them to life imprisonment. Talwars were obviously not satisfied with the statement, that's why they appealed against this verdict in Allahabad High Court. 12 October 2017 को पूरे 4 साल बाद Allahabad High Court dropped all the charges against Talwars due to lack of evidence and they were released from the prison. Freedom at last for Talwars after almost 4 years of injustice that's been meted to them. This is something that you waited for almost 10 years. Yes. Oh God, we are so relieved. And look at what's happening. I can't express my words. I again have to say that without Dinesh Talwar, today Rajesh and Nupur could never come out. I dedicate this acquittal
to a never say die approach of Rajesh and Nupur in their stringent and staunch belief of their innocence, which rubbed on us right from November 2013 onwards throughout the appeal and the marathon argument for 4 months that we did in Allahabad High Court with my co-counsels. The result is there. और ये आप देखें, अब राजेश तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार दासना जेल से बाहर आ चुके हैं 4 साल के बाद। आज पूरे 16 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है, विच मेक्स इट द बिगेस्ट मिस्टीरियस केसेस ऑफ इंडिया। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उस रात? कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड तुम्हें अगर ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी यार लाइक कर दो। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।